हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान के 35 क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो जो चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हम 126 में क्वेश्चन 35 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे चैनल पर आपको ये 35 क्वेश्चन बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 126 में क्वेश्चन देखते हैं। सरदेशमुखी नामक जो कर है, टैक्स है, वो आय का कौन सा हिस्सा वसूला जाता था। दोबारा सुनिए, सरदेशमुखी नामक कर, टैक्स में आय का, इनकम का कौन सा हिस्सा वसूला जाता था। तो ये जो टैक्स है वो मराठा के द्वारा लगाए जाते थे। तो आय का 10वां हिस्सा वसूला जाता था। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 127वां। शिवाजी की जो अष्टप्रधान व्यवस्था थी, यानी शिवाजी अपने दरबार में 8 लोगों को एक महत्वपूर्ण पद का एक मंत्री परिषद बनाते थे। तो अष्टप्रधान व्यवस्था थी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पद कौन सा था। ऑप्शन 1 है न्यायाधीश, ऑप्शन 2 है पंडित राव, ऑप्शन 3 है मंत्री, ऑप्शन 4 है पेशवा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पद था वो ऑप्शन 4 था, पेशवा। इसी पेशवा को लेकर ही मराठा आगे लड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 128 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शिवाजी और इनके जो मुगल औरंगजेब थे उनके सेनापति, ठीक है, जयसिंह प्रथम के बीच किस संधि के पश्चात शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा लाल किला गए। दोबारा, शिवाजी और जयसिंह के बीच एक संधि हुई थी। तो नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सी संधि हुई थी और कब हुई, और इस संधि के तहत ही शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा लाल किला गए। समझ में आया। तो वो संधि थी पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि यानी जयसिंह ने शिवाजी को किले की घेरेबंदी की और उनको संधि के लिए मजबूर किया, और उस संधि में इनको औरंगजेब से मिलना था। तो ये 1665 में संधि हुई, पुरंदर की संधि। ठीक है। आगे है 129वां क्वेश्चन कि शिवाजी का जो राज तिलक है, राज्य अभिषेक है, किसने करवाया। तो ऑप्शन 1 विद्या भट्ट, ऑप्शन 2 गंगा भट्ट, ऑप्शन 3 तुकाराम, ऑप्शन 4 है बाण भट्ट। तो इनका राज्याभिषेक गंगा भट्ट ने कराया। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। शिवाजी की एक पद्धति थी युद्ध लड़ने की, उसको हम कहते थे गोरिल्ला। इसका दूसरा नाम था छापामार। तो ये एक विशेष प्रकार की उनकी युद्ध प्रणाली थी। ये प्रणाली किसकी थी, अभी मैंने बताया ये मुगलों की थी। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले हम पढ़ दे रहे हैं, फिर इसका हम इसको बढ़ाते हैं। पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो 1761 ईस्वी में हुआ। तो मराठों तथा किसके बीच हुआ, तो ये हमको देखना है। तो पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है अहमद शाह अब्दाली, और तीसरा ऑप्शन है बाबर। तो इसका जो सही जवाब है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है। अगला है 132वां क्वेश्चन, हम देखते हैं। 132वां क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्नों में से एक, यानी अकबर के 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों को आप याद कर लीजिएगा। तो उनमें से एक थे जो ध्रुपद गायन शैली में पारंगत थे, तथा उन्होंने रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। उनका नाम क्या था। फिर दोबारा सुनिए, अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक जिन्होंने ध्रुपद गायन शैली में पारंगत थे और उन्होंने एक वाद्य यंत्र था रुद्रवीणा नामक का आविष्कार किया था। तो वो थे तानसेन। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अब तानसेन का पूछा गया है कि वास्तविक नाम क्या था, तो वो भी आप नोट कर लीजिए, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। और ये कहाँ के थे, ग्वालियर के। नोट कर लिया। आगे बढ़े। 133वां क्वेश्चन है मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था। दोबारा सुनिए,
मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में सबसे पहले 1608 में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो थे कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा, कैप्टन हॉकिंस। और 16 नोट करिए 1615 में आए थे सर टॉमस रो। ये ऑप्शन जो 1 दिया हुआ है सर टॉमस रो, ये 1615 में आए। पूछा क्या गया था कि पहले कौन आया, तो 1608 में सर कैप्टन हॉकिंस आए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 8th क्लास से है, हिस्ट्री में से, कि भारत में आने वाले जो व्यापारी थे यूरोपीय थे, तो यूरोपीय व्यापारियों का सही क्रम क्या है? यानी सबसे पहले कौन आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए? तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, 4 ऑप्शन में पुर्तगाली दिया हुआ है। उसके बाद आए डच, उसके बाद आए अंग्रेज, उसके बाद आए फ्रांसीसी। नोट करेंगे तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। पुर्तगाली कब आए, इसका लिख लीजिए 1498 में, और डच कब आए 1596 में, और अंग्रेज कब आए 1600, और फ्रांसीसी आए 1664। ठीक है, ये क्रम नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। और भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, पुर्तगाली था वास्को डी गामा, जो कि 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट पर उसने पैर रखा। ठीक, ये भी पूछ लेते हैं। भारत की खोज करने वाला, देखो ये आ गया अगला क्वेश्चन, ये आ गया, भारत की खोज करने वाला समुद्री यात्री वास्को डी गामा था। ठीक है, 1498 में। तो वो कहाँ का निवासी था? जाहिर सी बात है पुर्तगाली सबसे पहले आए, तो ये हो गया पुर्तगाल पोर्चुगीज। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 136वां, कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज जब आए तो उन्होंने एक कंपनी थी उनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक लाभ कमाने के लिए भारतीयों को कौन सी खेती करने को मजबूर किया था? दोबारा सुनिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आर्थिक लाभ यानी अधिक पैसा कमाने के लिए भारतीयों को मजबूर कर दिया कि आप खेती करिए। इन चारों में से किसकी खेती करिए? नील की खेती करिए। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। डुप्ले का संबंध किस है? नहीं, डुप्ले का संबंध किससे है? यानी डुप्ले कौन था? ब्रिटिश था, फ्रांसीसी था, ऑप्शन 3 डच था, ऑप्शन 4 पुर्तगाली था। तो डुप्ले फ्रांसीसी था, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। आप डुप्ले ऐसा मान लीजिए कि जैसे अंग्रेजों के एक तरह से नेतृत्व किया था क्लाइव ने, तो वो फ्रांसीसी में डुप्ले का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है 138वां, 1760 ईस्वी के एक युद्ध हुआ, वांडीवाश का युद्ध। नोट कर लिया, 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ। तो ये किसके बीच हुआ? अंग्रेजों, और अंग्रेजों ने हराया था, किसको हराया? और उसके बाद अंग्रेजों का ही भारत पर स्थापित हो गया। यानी फ्रांसीसी कुछ ही भारत के दक्षिण में कुछ ही क्षेत्र में सिमट के रह गए। तो वो ऑप्शन 3 है, फ्रांसीसी। ऑप्शन 3 फ्रांसीसी, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को हराया 1760 में वांडीवाश के युद्ध में। ये कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सेंट जॉर्ज फोर्ट कहाँ स्थित है? सेंट जॉर्ज फोर्ट, फोर्ट माने किला, तो कहाँ स्थित है? कोलकाता, मद्रास, मुंबई, गोवा। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है, मद्रास। अगला क्वेश्चन, 9 फरवरी 1757, ये प्लासी का युद्ध है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। एक इस डेट में अलीनगर की संधि हुई थी। तो पूछ रहे हैं कि संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ये हुई थी सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था उस समय, ताकतवर, अंग्रेज इसी को हराना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने एक मीर जाफर नाम के गद्दार को अपनी तरफ शामिल किया और उसे पद का लालच दिया, और वो सेनापति उसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। अगला क्वेश्चन सिविक से आ गए। अगला क्वेश्चन ये है 141वां, कि भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 12,
ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 है 14। तो भारत के वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? ये क्वेश्चन समझिए। राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? राज्यसभा में कुल मैक्सिमम कितने हैं सदस्य? 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। तो 245 में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, क्वेश्चन ये है। तो इसका ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है 12। लोकसभा होता तो 2। ठीक है, आगे यदि, देखिए पहले क्वेश्चन यहां तक ले लीजिए, ठीक है, अब सही है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य मतलब है लोकसभा का सदस्य नहीं है, राज्यसभा का सदस्य नहीं है, क्योंकि संसद इन दोनों सदनों से बनती है। तो यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे प्रधानमंत्री या मंत्री बना दिया गया, तो उसे कितना समय में किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है? यानी कि उसको कितना टाइम लेना है कि वो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य बन जाए, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य बन जाए। तो इसके लिए टाइम है 6 मंथ। तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। समझ में आ गया? यानी अचानक कोई प्रधानमंत्री या मंत्री बना दिया जाता है तो उसको संसद का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो वो किसी भी सदन का, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, तो 6 माह के अंदर उसको सदस्यता ले लेनी है। अगला 7th क्लास की है ये क्वेश्चन सिविक्स से, कि कौन सा विषय राज्य सूची का? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें राज्य सूची वाला कौन सा विषय है? ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय राजमार्ग, ये संघ सूची का है। स्मारक संघ सूची का है। डाक विभाग संघ सूची का है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है पुलिस, जो है राज्य सूची का विषय। एक क्वेश्चन बहुत आता है, नोट कर लो। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो आप कर लो समवर्ती सूची, ये तो पता ही होगा। समवर्ती सूची, कॉनकरेंट इंग्लिश में। 145 में क्वेश्चन है, भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट का अंग नहीं है। तो भारतीय संसद में 2 तो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और उसको राष्ट्रपति मिला के भारतीय संसद बनती है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन अंग नहीं है, मुख्य न्यायाधीश इसके अंग नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति यानी राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीकर। ऐसे राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति माने अध्यक्ष होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, एक वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? तो वर्तमान में जो राज्यसभा के सभापति होंगे वो उपराष्ट्रपति होंगे। तो जगदीप धनखड़ अब हट गए हैं, अब इनकी जगह पर कौन आ गए हैं? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन आप नोट कर लीजिए अलग से, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन 4 तो इसका सही जवाब है। इनमें से अब कोई नहीं है वर्तमान में। अब अगला है, बागाती फसल नहीं है। बागाती फसल नहीं है, ऑप्शन 1 और 1 मिनट, हाँ, बागाती फसल नहीं है। ऑप्शन 1 है तंबाकू, ऑप्शन 2 है चाय, ऑप्शन 3 है कहवा, ऑप्शन 4 है रबड़। तो बागाती फसल नहीं है, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा तंबाकू। ठीक। अगला क्वेश्चन है 149वां, कि नकदी फसल है। ऑप्शन 1 है चना है, ऑप्शन 2 है सरसों है, ऑप्शन 3 कपास है, ऑप्शन 4 है मूंग है। तो नकदी जो फसल है वो कौन सी है? तो वो कपास है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़े, 150 में क्वेश्चन है, आपने क्रांति पढ़ी होंगी। तो क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से, ये हो गया। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध हो गया तिलहन से, तेल वाला। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ये हो गया झींगा उत्पादन। ठीक।
रजत क्रांति का संबंध किससे है? ये हो गया अंडा उत्पादन, ठीक। और भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन। तो इसमें से कौन सा है इसका सही जवाब? इस तरीके से फर्स्ट का ई, फर्स्ट का ई, फर्स्ट का ई, इसमें कोई जवाब नहीं। फर्स्ट का है सी, दुग्ध उत्पादन। तो फर्स्ट वाला सी देखिए आप कौन सा है इसमें? फर्स्ट का सी ये है, चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निर्वाह कृषि नहीं है। निम्नलिखित में निर्वाह कृषि नहीं है। तो ऑप्शन 1 है गेहूं, ऑप्शन 2 है चाय, ऑप्शन 3 है धान, ऑप्शन 4 है मटर। तो निम्नलिखित में निर्वाह कृषि नहीं है, तो वो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है, चाय। अगला क्वेश्चन है 152, भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? यानी भारत की जितनी भी आय है, भारत की जितनी भी टोटल आय है, उसमें से कृषि का कितना प्रतिशत है? तो वो है 17%। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 153, धात्विक अयस्क नहीं है। धात्विक अयस्क नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है, अभ्रक। बाकी सब धात्विक है, लेकिन अभ्रक जो है अधात्विक अयस्क है, ठीक है, वो धात्विक नहीं है। आगे बढ़े। वह कौन सा खनिज है जिसका उपयोग इस्पात यानी स्टील बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, शुष्क बैटरी, चमड़ा, शीशा, माचिस आदि उद्योगों में किया जाता है तथा वह महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में अधिकांश मात्रा में पाया जाता है? तो वो कौन सा है? तो वो है मैग्नीज। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है 155, फिर सोने की खान निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक है? तो जो सोने की खान है वो कर्नाटक में एक जगह है कोलार, वहाँ की सर्वाधिक है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। एक मिनट इसको थोड़ा कम कर लूँ, हाँ, कोलार। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़े। अब हम समाप्ति की ओर हैं, 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है, तो इसमें कोयला उत्पादक प्रमुख कौन सा राज्य है आपको पता है? वो है झारखंड। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे अग्रणी माने आगे राज्य कौन सा है? यानी पवन ऊर्जा के उत्पादन में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन तमिलनाडु, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ये बहुत ही कॉस्टली पदार्थ है यूरेनियम, जो कि इससे जो परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम में ये काम आता है कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब है, झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 159, भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्रों में, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्रों के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यानी इनमें से कौन से परमाणु ऊर्जा जो उत्पादक केंद्र हैं उसके संबंध में जोड़ा सही नहीं है? तो ककरापार गुजरात में है, सही है ये। कैगा कर्नाटक में है, ये भी सही है। कुन्नकुलम, ये भी परमाणु ऊर्जा उत्पादक, ये भी सही। लेकिन ये नरौरा जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, नरौरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर जिले में है। तो यही ऑप्शन जोड़ा जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं
तो असम यानी असम, मेघालय, गुजरात, राजस्थान तथा मुंबई हाई का संबंध किससे है? यानी इन सब का संबंध किससे है? कोयला से है, खनिज तेल से है, अभ्रक से है या जल विद्युत परियोजना से है? तो इन सब का रिफाइनरी है यहाँ पर, तो खनिज तेल से है। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन, ये आप नोट कर लीजिए। अब अगले मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।